नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है। वो सवाल और जवाब जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। संसद में हम सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं और सांसदों के इन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं, हमारी संसद में बहुत गहराई है, क्योंकि सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं। लेकिन तमाम सवाल इनमें से ऐसे होते हैं जो लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी संसद में लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में बहुत सी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच नहीं पाती या फिर देर से उनके बारे में हम जान पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम आपके सामने ला रहे हैं। क्यों ये सवाल आपके लिए जरूरी है, कैसे इनका हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है, आज के कार्यक्रम में ऐसे तमाम सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में जो पहला सवाल है वो ऐसे विषय से जुड़ा है जो सीधे सीधे देश के बच्चों के भविष्य और साक्षरता से जुड़ा हुआ है। शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल के साथ। पहला सवाल जो हमने कार्यक्रम में शामिल किया है उसे राज्यसभा सांसद अबीर रंजन बिस्वास ने पूछा। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन को लेकर सवाल किया और पूछा कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने विद्यालयी शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजनाओं समग्र शिक्षा अभियान में संशोधन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हाल ही में किए गए पुनर्गठन के बाद इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जो रूपरेखा में परिवर्तन किए गए हैं उनका सारांश क्या है और संशोधित उपबंधों से राज्यों को परिचित कराने के लिए सरकार जो तौर तरीके अपना रही है उसका संक्षिप्त विवरण भी उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से मांगा। उनके प्रश्नों का उत्तर दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ अनुरूपित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों के पास एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, जो उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं को ध्यान में रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। यह योजना 4 अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखी गई है और संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल एनईपी की प्रमुख सिफारिशें जो हैं उसका भी उन्होंने विवरण दिया है और बताया कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर दिया गया है। साथ ही समग्र प्रगति कार्ड एचपीसी जिसे कहा जाता है उसके भी प्रावधान है, जिसमें अधिगम परिणामों के साथ साथ बच्चों के कक्षा अंतरण ट्रैकिंग की भी शुरुआत की गई है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना भी इसमें जुड़ा हुआ है। जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए भाषा शिक्षकों का भी प्रावधान है। शिक्षकों की क्षमता निर्माण का प्रावधान है इसमें, जिसमें 50 घंटे सीपीडी शामिल है। बैगलेस डेज और इंटर्नशिप के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। वहीं 16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल से बाहर बच्चों के लिए सहायता परक की गतिविधियों के लिए प्रावधान है और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनमें CWSN बालिकाओं के लिए अलग वजीफे का भी प्रावधान इसमें शामिल है। ब्लॉक स्तर पर CWSN और संसाधन केंद्र की पहचान के लिए प्रावधान है। आवासीय छात्रावासों, KGVP जैसी तमाम जो वर्ग हैं उसमें स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा में हब एंड स्पोक मॉडल का प्रावधान है। स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान और दीक्षा के लिए सहायता। SCERT में मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए सहायता भी इसमें शामिल है। समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों समानुरूप जो मंत्रालय हैं वो स्वायत्त निकाय उनके साथ एक परामर्श श्रृंखला आयोजित की गई और संशोधन के क्षेत्रों को ढूंढा गया। प्रोग्रामेटिक और वित्तीय मानदंडों में संशोधन इसमें शामिल है और कार्यक्रमों में अगर संशोधन की जरूरत हो तो वो या उनके विस्तार वृद्धि की जरूरत हो इसके संबंध में सुझाव टिप्पणियां भी मांगी गई। संशोधित समग्र शिक्षा योजना के पुनर्गठन और फिर से डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामेटिक और वित्तीय मानदंडों को सभी हितधारकों के साथ साझा भी किया गया।
फिर से डिजाइन यानी पुनः डिजाइन की गई समग्र शिक्षा पर एक संक्षिप्त जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं पोर्टल पर भी ये मौजूद कराई गई है और ये समग्र.education.gov.in इस पर भी उपलब्ध है। और कार्यक्रम में अगला सवाल भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और ये शिक्षा के लिए बजट में कटौती से जुड़ा सवाल जिसे सांसद जवाहर सरकार ने पूछा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से जानना चाहा कि क्या वर्ष 2021-22 में मंत्रालय के बजट को संशोधित प्राक्कलन के स्तर पर 99,312 करोड़ रुपए से घटाकर 85,089 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसका मतलब यह हुआ कि क्या इसमें 44% की कटौती की गई। वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम व्यय उन्होंने जानना चाहा क्या रहा और यह पिछले 3 वर्षों के 3 बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक आंकड़ों की तुलना कैसे करता है। इस प्रश्न का उत्तर शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि शिक्षा मंत्रालय का बजट 2020-21 में 99,311.52 करोड़ रुपए से घटाकर 85,089.07 करोड़ रुपए किया गया, यानी इसमें 14.32% की कमी की गई। साल 2017-18 में जो बजट अनुमान था वो 79,685.95 करोड़ रुपए रहा, जबकि संशोधित अनुमान 81,886.71 करोड़ रुपए का रहा। वास्तविक व्यय रहा 80,200.37 करोड़ रुपए। साल 2018-19 में बजट अनुमान 85,010.29 करोड़ रुपए रहा, जबकि संशोधित अनुमान 83,625.86 करोड़ रुपए रहा और वास्तविक व्यय 79,974.03 करोड़ रुपए का रहा। साल 2019-20 में बजट अनुमान 94,853.64 करोड़ रुपए रहा। संशोधित अनुमान 81,868.71 करोड़ रुपए, जबकि जो वास्तविक व्यय रहा वो 89,508.86 करोड़ रुपए रहा। साल 2020-21 का आंकड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट अनुमान इस दौरान 99,311.52 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 85,089.07 करोड़ रुपए, जबकि वास्तविक व्यय 84,026.73 करोड़ रुपए हुआ। जबकि वास्तविक व्यय 84,026.73 करोड़ रुपए हुआ। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न किया सांसद परिमल नथवानी ने और उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड की सरकारों से प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव और आधुनिकीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है? अगर हां, तो उन्होंने इसका ब्यौरा मांगा। साथ ही कहा कि क्या सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है? अगर हां, तो उन्होंने इससे जुड़ा भी ब्यौरा मांगा और पूछा कि इसकी स्थिति क्या है और अगर ऐसा नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित जो सड़कें हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी सड़क का काम उसी ठेकेदार के निर्माण करार के साथ हस्ताक्षर किए गए शुरुआती 5 वर्ष के रखरखाव करार में शामिल होते हैं। करार के लिए रखरखाव निधियां राज्य सरकार द्वारा दी जानी होती है और इन निधियों को राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के अलग रखरखाव खातों में रखा जाता है। निर्माण के बाद 5 वर्षीय रखरखाव की अवधि समाप्त हो जाने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों को समय समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार जो नवीकरण है वो और साथ ही 5 वर्षीय रखरखाव वाले आंचलिक रखरखाव ठेकों में भी शामिल किया जाता है और इनका वित्त पोषण भी राज्य सरकारें करती हैं। भारत सरकार ने साल 2019 में बसावटों को अन्य के साथ साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए
पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश राज्य को 3,285 किलोमीटर की सड़क लंबाई आवंटित की गई है, जिसमें से राज्य को 2,314 किलोमीटर सड़क लंबाई की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य ने हाल ही में बाकी लंबाई के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। वहीं गुजरात राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ए के अंतर्गत 3,015 किलोमीटर की आवंटित पूर्ण सड़क लंबाई के लक्ष्य की स्वीकृति दी जा चुकी है। झारखंड राज्य को 4,125 किलोमीटर की सड़क लंबाई आवंटित की गई है, जिसमें से राज्य को 979 किलोमीटर सड़क लंबाई की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत राज्य का कोई अन्य प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो जुड़ा है ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों से जुड़ा हुआ। यह प्रश्न पूछा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि बेरोजगार लोगों को नक्सल समूहों में शामिल होने से रोका जा सके। अगर हां तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। साथ ही पूछा कि क्या सरकार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ओडिशा के आकांक्षी जिलों के लिए अतिरिक्त निधि स्वीकृत करने पर विचार करेगी। इसका ब्यौरा भी उन्होंने मंत्रालय से मांगा। इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया और उन्होंने बताया कि जो वामपंथी उग्रवाद है उससे निपटने के लिए 2015 में अनुमोदित की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना में विकास को एक सबसे जरूरी घटक के रूप में शामिल किया गया। सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए ओडिशा सहित LWE प्रभावित क्षेत्रों में यानी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों की फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा कई विशिष्ट विकास परक स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं और इस तरह की सभी स्कीमों के कार्यान्वयन और उनके परिणाम स्वरूप हुई आर्थिक प्रगति से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना 1 और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना जैसी विशेष स्कीमों के तहत 9,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत 2,343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे और चरण 2 के अंतर्गत 2,542 मोबाइल टावरों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। लोक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अत्यधिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को 2017 से विशेष केंद्रीय सहायता नाम की स्कीम के तहत 2,698 करोड़ रुपए जारी किए गए। इन क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता पर विशेष जोर दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास स्कीमों के तहत 407.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 68 कौशल विकास केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें से ओडिशा के 6 LWE प्रभावित जिलों के लिए 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 10 कौशल विकास केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत ओडिशा राज्य में अभी तक 5,36,427 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षित किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मुख्य रणनीति उन मौजूदा स्कीमों को मिलाना है जिनके पास अपनी स्वयं की वित्त पोषण व्यवस्था है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए उन जिलों के लिए अतिरिक्त आवंटन का एक प्रावधान है जो अपनी मासिक उत्तरोत्तर प्रगति के आधार पर अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं। समग्र दृष्टि से प्रथम और द्वितीय रैंक प्राप्त करने वालों को यानी प्रथम जो रैंक है उन्हें प्राप्त करने वालों को 10 करोड़ और द्वितीय रैंक वालों को 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में से हर एक में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और इस पद्धति के अनुसार ओडिशा के गजपति, नुआपाड़ा, बोलंगीर, मत्रकानगिरी, नबरंगपुर, थेन, कनात्र, कालाहांडी,
कंदमात्र, कंधमाल, कोरापुट जैसे आकांक्षी जिलों के लिए उनके द्वारा स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में तैयार की गई परियोजनाओं के लिए लगभग 47 करोड़ 30 लाख रुपए की एक संचित राशि स्वीकृत की गई है। अगला सवाल जुड़ा है पड़ोसी देशों से नागरिकता के लिए प्राप्त आवेदन से जुड़ी जानकारी से। ये प्रश्न किया है सांसद डॉक्टर के केशव राव ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा है कि वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने पूछा कि 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित कुल कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसके अलावा इन्हीं 4 साल यानी 2018, 19, 20 और 21 के दौरान भारतीय क्षेत्र में शरण मांगने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से सरकार को कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा इन अनुरोधों में से कुल कितने अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता के लिए प्राप्त कुल आवेदनों की जो संख्या है वो 8,244 है। आगे उन्होंने बताया कि 2018, 19, 20 और 21 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित कुल 3,117 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। आगे उन्होंने जानकारी दी कि शरण मांगने वाले व्यक्तियों समेत सभी विदेशी जो राष्ट्रिक हैं उन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, विदेशियों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1939, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और नागरिकता अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा ही ये तमाम जो कदम हैं ये शासित होते हैं। प्रश्नकाल में अब बात अगले सवाल की। ये सवाल वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इसे पूछा है लोकसभा सांसद निहाल चंद चौहान ने। उन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण से जुड़ी जानकारी मांगी है और वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या राजस्थान सहित देश भर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को किसी तरह का ऋण दिया जा रहा है, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। साथ ही पूछा कि क्या सरकार का विचार अभी या फिर भविष्य में इस तरह की स्कीम शुरू करने का है, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा भी उन्होंने मंत्रालय से मांगा है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं हैं उनके जरिए सूक्ष्म लघु व्यावसायिक इकाइयों को विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों साथ ही कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों में आय का सृजन करने के काम के लिए 10 लाख रुपए का संस्थागत ऋण दिया जाता है। कोई व्यक्ति जो ऋण लेने के लिए पात्र हो और जिनकी लघु व्यावसायिक उद्यम के लिए कारोबार योजना हो, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और यह योजना चल रही है। मुद्रा पोर्टल पर सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किए जाने से लेकर अभी तक इसके अंतर्गत 26 नवंबर 2021 की जो स्थिति है उन्होंने साझा की और बताया कि 17 लाख करोड़ रुपए की राशि के 32 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में 92,959.49 करोड़ रुपए की राशि के 1.38 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। अगला सवाल जुड़ा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से और यह प्रश्न एक जिला एक उत्पाद योजना से जुड़ा हुआ है, जिसे पूछा सांसद राजवीर दिलेर ने। उन्होंने अपने प्रश्न में जानना चाहा कि क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये बताएंगे कि सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद, जिसे ODOP कहा जाता है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनका ब्यौरा उन्होंने मांगा। साथ ही पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस और अलीगढ़ जिलों को इस योजना में शामिल किया गया या शामिल किए जाने की संभावना है, अगर हाँ
तो जो चिन्हित किए गए हाथरस और अलीगढ़ के उत्पाद हैं उनकी डिटेल भी, उसका ब्यौरा भी उन्होंने अपने सवाल में जानना चाहा। और इस प्रश्न का उत्तर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP सहित जो केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना है उसे बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें योजना के अंतर्गत समर्थन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय रेडियो और समाचार पत्र विज्ञापन अभियान शुरू किया गया। एक आकर्षक तरीके से हितधारकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक और ट्विटर जो है वो भी बनाए गए हैं। अगला सवाल जुड़ा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से और कृषि में महिलाओं के योगदान को लेकर यह प्रश्न किया सांसद हेमा मालिनी ने। उन्होंने अपने प्रश्न में जानना चाहा कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताएं कि आर्थिक रूप से जो सक्रिय 80% महिलाएं हैं, जिनमें कृषि, श्रम बल और स्वनियोजित कृषक शामिल हैं, उसमें कृषि क्षेत्र में योगदान दे रही हैं महिलाएं, और अगर हाँ तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। साथ ही पूछा कि क्या कृषि स्टार्टअप में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं, अगर हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने बताया कि भारत के महापंजीयक द्वारा आयोजित 2011 की संगणना के अनुसार देश में महिला किसानों की कुल संख्या कृषक के रूप में 3.60 करोड़ यानी 3 करोड़ 60 लाख और कृषि श्रमिकों के रूप में 6 करोड़ 15 लाख है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास नाम का एक घटक लॉन्च किया, जिसका मकसद वित्तीय सहायता प्रदान करके और ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए, यानी एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाया जाए, उसमें नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, ये इसमें शामिल किया गया। इस मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश भर में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 RKVY रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर नियुक्त किए हैं और अब तक नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 173 महिला स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता दी गई है। इसके अलावा 2016-2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष नाम की परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि आधारित स्टार्टअप का समर्थन कर रही है। अब तक 50 कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और NAIF योजना के तहत ICAR नेटवर्क में काम कर रहे हैं। संभावित महिला स्टार्टअप उद्यमी इन कार्यक्रमों से लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल जुड़ा हुआ है ट्रांसजेंडरों के लिए आजीविका के अवसर से और ये जो प्रश्न है किया सांसद तापिर गांव ने। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बताएं कि सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की हैं। इनका ब्यौरा उन्होंने मांगा है और पूछा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या कदम उठाए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री A नारायणसामी ने दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रखे गए व्यक्तियों के लिए सहायता नाम की एक स्कीम तैयार की, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास नामक एक उप स्कीम भी शामिल है। इस उप स्कीम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान और हस्तक्षेप, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक लिंकेज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मंत्रालय ने गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह नाम के 12 पायलट आश्रय गृह खोले हैं और इन आश्रय गृहों की स्थापना करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये पायलट आश्रय गृह महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में स्थित हैं। इन आश्रय गृहों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित और संरक्षित आश्रय प्रदान करना है। ये आश्रय गृह भोजन, चिकित्सा देखभाल और आमोद प्रमोद की सुविधाएं जैसी बुनियादी जो सुख सुविधाएं हैं वो प्रदान करते हैं और इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है। ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण मंत्रालय की
कौशल विकास स्कीम पीएम दक्ष के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है। और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी राय और सुझाव प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।